सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं अध्याय 3 जगत पादप। जगत पादप में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फ्यूनेरिया के बारे में, ब्रायोफाइटा के सदस्य फ्यूनेरिया के बारे में। आज देखते हैं हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पुधानी एवं स्त्रीधानी से अंतर। पुधानी और स्त्रीधानी क्या होता है? पुधानी का मतलब होता है नर गैमेट, है ना, और इसको बोलेंगे स्त्रीधानी का मतलब होता है मादा गैमेट। ठीक है, अब देखते हैं कि पुधानी और स्त्रीधानी में अंतर क्या क्या होता है, दोनों होते कैसे हैं। पुधानी जो होता है गोलाकार या गदा के समान आकृति वाले होते हैं, जनन युक्त होता है, गोलाकार या गदा के आकृति के समान। ठीक है, स्त्रीधानी जो होती है फ्लास्क नुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है एंटर होता है नीचे, हमको पहले ही पता था, जिसमें क्या होता है ऊपर जो होता है ग्रीवा होता है, एंटर होता है। ठीक है, और इसमें अंडधानी, अंड रखने के लिए, अंड स्थित रहने के लिए जो एंटर होता है उसमें स्थान होता है। एक पुधानी में एक जैकेट एवं शुक्र मातृ कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पुधानी में एक जैकेट एवं एक शुक्र मातृ कोशिकाएं पाई जाती है। स्त्रीधानी में ग्रीवा कोशिका, अंडनाल, ग्रीवानाल कोशिकाएं, लिंग कोशिकाएं एवं अंडधानी भित्ति से मिलकर बनी होती है। ऐसा संरचना होता है जिसमें क्या होता है ग्रीवा कोशिकाएं, ग्रीवानाल कोशिकाएं होती है। ठीक है, लिंग कोशिकाएं होती है। उसके बाद अंड कोशिका जो होता है उसमें अंड भित्ति होता है। इन सारे चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो पुधानी होता है वो क्या होता है नर जनन भाग है, और जो स्त्रीधानी होता है वो क्या होता है मादा जनन अंग होता है। ठीक है, एक पुधानी कई बार युग्मकों या स्पर्मेटोजाइट्स को उत्पन्न करता है। जो पुधानी होता है वह स्पर्मेटोजाइट्स को उत्पन्न करता है, जबकि जो स्त्रीधानी होती है वो एकल मादा युग्मक को या फिर उस्पोर का उत्पन्न करता है। मादा युग्मक उत्पन्न करेगा या उस्पोर। और जो नर जनन होता है, एक पुधानी होती है वो क्या करता है स्पर्मेटोजॉइट का निर्माण करता है। नर युग्मक जो होता है वो कसाभिकीय एवं चलन युक्त होते हैं। जो नर गैमेट होता है मतलब जो पुधानी होता है वो कसाभिका युक्त होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रचलन कर सकते हैं और चलन युक्त होते हैं। ठीक है, मादा जो युग्मक होता है वो क्या होता है अचल होता है, एक ही जगह में स्थिर रहने वाला होता है, और अकसाभिकी होता है, मतलब उनमें कसाभिका नहीं पाई जाती है, जिसके कारण वो एक ही जगह पे स्थित होता है, एक जगह से दूसरे जगह में प्रचलन नहीं कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में देखा, ब्रायोफाइटा के सदस्यों में क्या क्या लक्षण होती है, कैसे प्रजनन होते हैं, कुछ सदस्यों के कुछ उदाहरण के तौर पर देखा। अब देखिए ब्रायोफाइटा में जो सदस्य होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होता है। आर्थिक दृष्टि से ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो कम महत्व वाले सदस्य होते हैं, मतलब कम इनका जो महत्व होता है, इनमें जो सदस्य होते हैं उनका जो महत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, इनका जो आर्थिक महत्व होता है उसमें होता है कि ये नग्न और नम चट्टानों में होता है। लाइकेन के उगने के पश्चात बनाई गई थोड़ी सी जो मृदा होती है, लाइकेन जब बनता है उसके लाइकेन के निर्माण के पास जो थोड़ी सी मृदा होती है उसमें उगते हैं तथा दूसरे पौधे के लिए ह्यूमस रूपी मृदा तैयार करते हैं। दूसरे जो देखो ये क्या करते हैं एक परत में उगते हैं, जिससे क्या होता है मृदा के रूप में तैयार होता है। अर्थात ये पादप जो होते हैं वो अनुक्रमण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है रिवर्स, एक साइड से जाना और एक साइड से आना, मतलब कुछ चीज लेते हैं और कुछ चीज देते हैं, अनुक्रमण मतलब हो गया। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं वो कहाँ उगते हैं, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि वो नम स्थान पर उगते हैं और वो भित्ति रहित होते हैं, मतलब नग्न होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं जहाँ पे लाइकेन पहले से उगा हुआ होता है वहीं पे जो मृदा होती है उसमें उगते हैं और क्या करते हैं दूसरे पौधों के लिए ह्यूमस रूपी मृदा तैयार करते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो घने स्वरूप में उगते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, उनका जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं पहाड़ों के कटाव को अधिक सामर्थ्य से रोक सकते हैं। यदि जो पहाड़ होते हैं, देखना अक्सर लैंडस्लाइड होता है, आप लोगों ने सुना है, उसमें क्या होता है जो पहाड़ होते हैं अगर वो पहाड़ में अगर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो क्या होता है जो उसका चट्टान होता है, जो उसमें जो मिट्टी होता है वो क्या होता है बंध नहीं होता है, मतलब वो बंध नहीं पाता, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ियों के ऊपर वो क्या करते हैं मिट्टियों को नम कर रखते हैं और क्या करते हैं जोड़ रखते हैं, उसमें
डेंसिटी जो होता है मिट्टी का वो ज़्यादा होता है, जिसमें उसमें जोड़ होता है, जिसके कारण वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। लेकिन जिन पहाड़ों में कम जो मात्रा में पादप पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो जब भी उसमें फोर्स आता है या फिर पानी वानी गिरता है तो वो बहकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा, जिस पहाड़ में जो ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं वो बहुत घने होते हैं, तो घने होने के कारण क्या होता है, सारे मिट्टी को वो जोड़ के रखते हैं। ठीक है, घना रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ों में जो टूटना होता है या फिर कटाव बोल सकते हैं, लैंडस्लाइड बोल सकते हैं, वो कम होता है, मतलब ये उसको रोक सकता है। ठीक है, ये कुछ शाकाहारी जंतुओं के चारे का भी काम आता है। कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं, चाहे गाय, बैल, बकरी वगैरह, उनके रूप में, खाने के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ब्रायोफाइटस में खासतौर स्फेग्नम जो होता है वो जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। ब्रायोफाइटा का एक सदस्य होता है स्फेग्नम, उनमें जो होता है उसका जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। अतः इसका उपयोग किस लिए करते हैं, बीज उगाने में, क्यारियों को ढकने आदि में किया जाता है। कुछ मॉसेस का उपयोग जो होता है घावों की ड्रेसिंग करने के लिए कॉटन के बदले किया जाता है। मॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं, उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, कॉटन के रूप में घावों में पट्टी करने के लिए, घावों को ढकने के लिए किया जाता है। अधिक समय तक जल को अवशोषित करने के गुण के कारण इनका जो उपयोग होता है वो मनी प्लांट, आईवी जैसे लताओं के लिए आधार स्टैंड बनाने तथा रोपण के क्रम में कलम बांधना, स्थल को बांधने के लिए किया जाता है। जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट का जो पौधा होता है ना, आईवी जो होता है, वो सारे जो लताएं होती हैं, मतलब जो पादप लताएं वाली होती है, उनको एक आधार स्तंभ चाहिए होता है अपने स्थान से दृढ़ रहने के लिए। तो उनके लिए जो ब्रायोफाइटा के कुछ सदस्य होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण, उनमें जो सघन होने के कारण क्या करते हैं, उसका स्तंभ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोपण के क्रम में कलम बांधने में, जब जहाँ पे रोपण होता है वहाँ पे कलम हम लोग लगाते हैं, कलम को स्टैंड करने में क्या करते हैं, बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। सूखे हुए मांस के पौधों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो मॉज होते हैं, मॉज के जो सूखा जो भाग होता है सूख जाता है, वो अलग होने के पश्चात अपने मृदा से, तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लकड़ी जला के खाना बनाने के रूप में या फिर आग या हीट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है, देखते हैं एपोस्पोरी एवं एपोगेमी। एपोस्पोरी क्या होता है, द्विगुणित युग्मद्भिद के बनने की वह प्रक्रिया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा बीजाणु निर्माण की क्रिया नहीं होती। डिप्लॉयड स्टेज जो होता है 2n है ना, उसमें क्या होता है, वह इस 2n जब बनता है, मतलब डिप्लॉयड अवस्था जब बनता है तो क्या होता है, युग्मोद्भिद जब सिंगल रहता है, हैप्लॉइड रहता है युग्मक, तो क्या होता है, फर्टिलाइज करके द्विगुणित युग्मोद्भिद बनना है। तो वह जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया या बीजाणु निर्माण की क्रिया नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। ठीक है, एपोगेमी युग्मकों के निर्माण व संयोजन के बिना ही युग्मोद्भिद से सीधे अगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण एपोगेमी कहलाता है। एपोगेमी का देखो, एपोस्पोरी क्या हुआ, एपोस्पोरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे द्विगुणित युग्मोद्भिद का जब प्रोसेस होता है, उसकी बनने की जब क्रिया होती है तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु का निर्माण नहीं होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी और एपोगेमी क्या होता है, अब देखते हैं एपोगेमी। तो एपोगेमी वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक निर्माण में जब संयोजन होता है तो संयोजन के बिना ही, जब भी युग्मक निर्माण होता है तो उसमें संयोजन होता है, तो इसमें क्या होता है, एपोगेमी में बिना संयोजन के ही युग्मकों में युग्मोद्भिद का सीधे अगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण जो होता है, अगुणित बीजाणुद्भिद बिना संयोजन के बीजाणुद्भिद का निर्माण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोगेमी बोलते हैं। संवहनी पादप यानी टैकियोफाइटा, संवहनी पादप ऐसे पादपों के समूह कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एपोस्पोरी और एपोगेमी में अंतर आपको पूछा जाता है, इसलिए आप 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर आप जब 12th 11th 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे है ना, तब उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है कि एपोस्पोरी क्या होता है, एपोगेमी क्या होता है। तो एपोस्पोरी होता है इसमें जब इसमें क्या बोलते हैं, द्विगुणित युग्मोद्भिद के बनने की प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन और बीजाणु का निर्माण नहीं होता है। एपोस्पोरी क्या होता है, इसमें बिना संयोजन के ही बीजाणुद्भिद का युग्मों
समूहों में बिना संयोजन के ही बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाना और अगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? एपोगेमी। ठीक, इसके पश्चात है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सहवनीय पादप यानी टैक्योफाइटा। ब्रायोफाइटा के पश्चात हम लोग क्या देखेंगे? सहवनीय पादप यानी ट्रैक्योफाइटा। क्लियर? सहवनीय पादप ऐसे पादपों के समूह होते हैं जिनमें जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थों के संवहन एवं यातायात के लिए जाइलम तथा फ्लोएम जैसे विशिष्ट संवहनीय ऊतक होते हैं। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे संवहनीय पादप, संवहनीय, असंवहनीय पादप, संवहनीय पादप। तो संवहनीय पादप क्या होता है देखते हैं। संवहनीय पादप का विकास कहाँ से होता है? संवहनीय पादप का विकास होता है ब्रायोफाइटा के पश्चात ट्रैक्योफाइटा से। इसमें क्या होता है? इसमें जल, खनिज और जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों, जल आदि से क्या होता है, आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इनके ट्रांसफर के लिए क्या होता है, यातायात के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नाम के ऊतक प्रेजेंट होते हैं पादप में। जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम के उपस्थित होने के जो जिसमें उपस्थित होता है जिस पादप में, उसको क्या बोलते हैं? संवहनीय ऊतक बोलते हैं। इनके समूह को ट्रैक्योफाइटा डिवीजन में रखा गया है, जिनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम नाम की विशिष्ट संरचना होती है। उसको किस में रखा गया है? ट्रैक्योफाइटा में रखा गया है, ट्रैक्योफाइटा डिवीजन में। तथा संवहनीय पादप को क्या बोलते हैं? जितने भी संवहनीय पादप है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्योफाइटस बोलते हैं। सूचित किया जाता है कुछ संवहनीय पादप जो होते हैं वो सबसे लंबे 115 मीटर के तथा दीर्घतम जीवी पौधे 5000 से अधिक वर्ष तक भी जीवित रहते हैं, ट्रैक्योफाइटा के सदस्य। ठीक है, ट्रैक्योफाइटस के जो लक्षण होते हैं वो देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स। ऐसे पौधे का पादप का जो होता है वो बीजाणुद्भिद होता है तथा स्पष्ट है कि जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। ये क्या होते हैं? एक विकसित प्लांट होते हैं ना, एक विकसित पौधे होते हैं, विकसित पादप होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्ण मैच्योर होते हैं। इनका निर्माण जो होता है बीजाणु के द्वारा, मतलब बीज के निर्माण से होता है। एक बीज से पूरा दरख्त बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस पादप काय में क्या क्या होता है? अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तना होता है, जड़ होता है, पत्ती होती है, शाखा होती है। इनमें वो ये पूरे पौधे जो होते हैं वे विभाजित रहते हैं। ठीक है, इनमें जो जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं संवहनीय ऊतकों के रूप में होते हैं। अच्छा देखना, हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी होता है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है ना। तो उसके आने और जाने के लिए भी इसमें क्या है, कुछ नलिकाएं पाई जाती। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? इन नलिकाओं के माध्यम से हमारा जो बॉडी है उसमें क्या जाता है? खाना जाता है, मिनरल्स जाता है, भोज्य पदार्थ होते हैं वो जाते हैं, है ना, जल जाता है। और इन सारे चीज कहाँ जाते हैं? एक नलिकाओं के द्वारा। बहुत सारी जो बॉडी में नलिकाएं हैं उन पर्टिकुलर एक नलिकाओं के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक जाता है और प्रत्येक कोशिका से हमारा जो जीवन है, हमारा जो डेली रूटीन है वो चल रहा है, हमारा बॉडी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऐसे ही पादप में होता है। पादप में भी दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। एक क्या बोलना चाहिए, जाइलम जो होता है और जो फ्लोएम होता है ना। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो जाइलम होता है वो नीचे से ऊपर, मतलब जड़ से तने की ओर जाती है। इसमें क्या होता है? ये खनिज पदार्थ, जल और आपका जो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो जड़ फॉर्म करता है, जो जड़ होता है वो बनाता है, उन सारी चीज़ों को ऊपर ले जाता है। और जो फ्लोएम होते हैं वो ऊपर से नीचे लाते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि ट्रैक्योफाइटा सदस्य के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ऐसे पौधे की जातियाँ वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए अनुकूलित होती हैं। इनमें कुछ पादप ही होते हैं जो प्रतिकूल वातावरण के आने के पश्चात क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम 99% जो इनमें पादप होते हैं, ट्रैक्योफाइटा के जो सदस्य होते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकता है, जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। जल और शोषण के लिए इनमें सुविकसित जड़ तंत्र होता है। इनका जो जड़ तंत्र होता है वो सुविकसित होता है ना। इनमें जड़ में भी
सुविकसित होने के कारण क्या करता है, जल का बहुत अच्छे से अवशोषण करता है। ये जो जड़ तंत्र होता है वो जमीन का जो भूमि होता है उसके ऊपरी हिस्से में ही नहीं होता, ये जड़ जो होता है वो भूमि के गहराई में भी जाता है, जिससे क्या होता है वो जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण पर्याप्त मात्रा से अनुकूलित रूप में कर लेता है। इनके जो वायवीय सतह होते हैं उनमें क्यूटीन की परत पाई जाती है जो कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल के हानि को रोकता है। कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्यूटीन की परत नहीं पाई जाती, क्यूटीन का परत नहीं होता है, तो जिसमें क्या होता है जो जल अवशोषित हुआ रहता है उस जल का क्या होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब जो बॉडी होता है, पादप का बॉडी जो होता है उसमें से उसके जो बाहरी हिस्से होते हैं, परिधीय हिस्से होते हैं, उनसे जो वाष्प जो होता है मतलब पानी जो होता है वो बूंद बूंद रूप में निकल जाता है। कभी आप लोग मनी प्लांट का पौधा देखेंगे, आप अगर आपके घर में होगा तो क्या करता है ये रात के समय में बूंद 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 छोटी छोटी बूंद के रूप में ये पानी का बाहर निकालता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसका तना भी निकालता है। वैसे ही अगर कुछ पादप जो होते हैं जो ट्रैकोफाइटा के सदस्य होते हैं, ट्रैकियोफाइटिस जो होते हैं, उन पादप काय के तने के ऊपर या उनके ऊपर क्या हो जाता है क्यूटीन का लेयर पाया जाता है जो क्या करता है पादप से उस पौधे से उस वृक्ष से क्या करता है वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। उपयुक्त लक्षणों के कारण सहवनी उत्तक जो होते हैं वो पृथ्वी के पौधे में सबसे ज्यादा प्रभावी जीव माने जाते हैं, है ना। जो लक्षण प्राप्त होते हैं, जो लक्षण हमको बताए जा रहे हैं, और जो ट्रैकियोफाइटा सदस्य के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं पृथ्वी के पौधों में सबसे प्रभावी जीव होते हैं। संवहनीय पौधों को 3 समूहों में विभक्त किया गया। जो संवहनीय पौधे होते हैं उनको 3 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है अपुष्पोद्भिद वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स यानी टेरिडोफाइटस। संवहनीय अनावृत्ति बीजी। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है कि इसमें पुष्प नहीं पाया जाएगा, पुष्पों की अनुपस्थिति होगी, फ्लावर्स नहीं होंगे। संवहनीय अनावृत्ति बीजी मतलब होता है नेक्ड सीड होता है, मतलब जिसके जो बीज होते हैं उनमें बीज आवरण का अभाव होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। अनावृत बीजी और संवहनीय आवृत बीजी वैस्कुलर क्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, आवृत्ति बीजी का मतलब होता है जो बीज होता है, बीजाणु जो होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है बीजाणु भित्ति पाया जाता है, या फिर क्लोज्ड सीड होता है मतलब बीज के ऊपर बीज आवरण का निर्माण हुआ होता है। तो ट्रैकियोफाइटस को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। संवहनीय, अपुष्पोद्भिद, संवहनीय अनावृत बीजी और संवहनीय आवृत बीजी पादप। देखते हैं ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आने वाला जो अकेला संवहनीय अपुष्पोद्भिद होता है, अर्थात इसमें क्या होता है हम लोगों ने पहले ही देखा कि पुष्पों का अभाव होता है, पुष्प नहीं पाए जाते हैं। वो सभी पौधे क्या होते हैं शाखीय होते हैं। केवल कुछ पौधे जैसे कि एल्सोफिला तथा साइथिया ही कुछ न कुछ काष्ठीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं तथा वृक्ष फर्न ट्री फर्न के रूप में जाने जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो होता है उसके अंदर ट्रैकियोफाइटा जो टेरिडोफाइटा बोलते हैं, जो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले संवहनीय पादप होते हैं उसमें पुष्पों का अभाव होता है, और पुष्पों का अभाव होने के कारण क्या होते हैं जो उनके जो पौधे होते हैं वो शाखित होते हैं। लेकिन कुछ पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं एस्कोफिला, जैसे नाम दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर इसमें एल्सोफिला साइथिया जो होते हैं वो काष्ठीय प्रवृत्ति के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं ट्री फर्न के नाम से जाना जाता है। ट्री फर्न के इसको टेरिडोफाइटा का जो लक्षण होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको देखते हैं। टेरिडोफाइट्स का मुख्य पौधा जो होता है वो बीजाणुद्भिद प्रवृत्ति वाला होता है। स्पोरोफाइटिक मतलब बीजाणु का निर्माण होता है, स्पिरोफिटिक नेचर का होता है। इनकी प्राथमिक जड़ों का जो जीवन काल होता है, अच्छा जड़ें भी 3 प्रकार की होती हैं, पता है नहीं, अगर नहीं पता है तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं आप लोग 9th या 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछले क्लास में, एक बार पिछले क्लास का रिवीजन करके देखिएगा, है ना। इसमें क्या है प्राथमिक जड़ों का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है अल्प होता है, मतलब कम होता है, और इसके बाद क्या होता है जो प्राथमिक जड़ होती है उसका स्थान कौन ले लेते हैं अपस्थानिक जड़ें, मतलब जो रेशेदार जड़ें होती है वो ले लेती हैं। पत्तियां जो होता है स्केली होता है, मतलब सल्कीय होता है, सरल एवं अवृंत जैसे लाइकोपोडियम अथवा पिच्छाकार संयुक्त जैसे
इप्टोटेरिस एडिट होती है। पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, सल्कनुमा होती है, सल्कियां युक्त होती है, सल्की युक्त होती है, सरल एवं सेसिल्स होती है, अवृंत होती हैं। इनमें संवहनीय उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में भिन्नित होते हैं तथा क्रमशः जल, खनिज एवं भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। प्रायः इनके जो जाइलम होते हैं वो सत्य वाहिकाओं वेसल्स तथा फ्लोएम जो होते हैं सखी कोशिकाओं कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो जाइलम और फ्लोएम में भी कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ नलिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं किसमें, टेरिडोफाइटस के सदस्य में, उनमें क्या होता है, सत्य कोशिकाओं का, सत्य नलिकाओं का अभाव होता है। और जो फ्लोएम होता है उनमें कंपेनियन सेल का अभाव होता है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, कैम्बियम अनुपस्थित होता है। टेरिडोफाइट्स में क्या अनुपस्थित होता है, कैम्बियम। अतः इस समूह के पौधे जो होते हैं वो द्वितीयक वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। पौधे जो होते हैं वो कई प्रकार से ग्रोथ करते हैं, प्राथमिक वृद्धि करते हैं, द्वितीयक वृद्धि करते हैं। तो जो इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, कैम्बियम के अनुपस्थित होने के कारण ये जो टेरिडोफाइटस के सदस्य होते हैं वो द्वितीयक वृद्धि नहीं प्रस्तुत करते हैं। इनके जो पुष्प होते हैं, इनमें जो पुष्प होते हैं वो क्या होता है, ये पुष्प रहित होता है ना, तो इसमें क्या होता है, पुष्प तो बनते नहीं है, इसलिए क्या होता है, पुष्प ना बनने के कारण इनमें बीजों का निर्माण नहीं हो पाता है। इनमें जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु धानियों में बनते हैं। इनमें बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, पुष्प से ना होकर बीजाणु धानियों में होता है। बीजाणु धानियां जो होती हैं वो पत्तियां बीजाणुपर्ण स्पोरोफाइल्स कहलाती है। अब बीजाणु धानिया से बीजाणु का निर्माण होता है तो बीजाणु धानी भी तो कहीं ना कहीं पे स्थित होगा। तो जो बीजाणु धानियां होता है वो कहाँ पे होता है, पर्ण में होता है, पत्तियों में होता है। जो बीजाणु पर्ण होता है, बीजाणु धानियां एकल जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला अथवा समूह में विकसित होता है। जो बीजाणु धानियां होता है वो कैसे विकसित होता है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला अथवा समूह में विकसित होते हैं। जैसे ट्राइटेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये समूह सोरस कहलाते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित होकर युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं। पहले बीजाणु धानियों में बीजाणु का निर्माण होता है, वो क्या करते हैं, जो पत्तियां होती है वो पत्तियां बीजाणु पर्ण के रूप में बदल जाती है और उसमें बीजाणु धानियों का निर्माण होता है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। फिर जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरण करते हैं और अंकुरण करने के पश्चात युग्मोद्भिद में का निर्माण करते हैं। तो जो युग्मोद्भिद होता है वो शिशु अवस्था में स्पोरोफाइट पर आश्रित होते हैं, वरना स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है मतलब जो बीजाणुद्भिद होता है उस पर आश्रित होते हैं। कौन, जो युग्मोद्भिद होते हैं। इन पर नर जननांग तथा मादा जननांग उत्पन्न होते हैं। युग्मकोद्भिद का मतलब ही होता है कि नर जननांग और मादा जननांग। तो नर जननांग और मादा जननांग का क्या बोलना चाहिए, उत्पन्न कहाँ होता है, युग्मोद्भिद अवस्था में होता है, जिनमें क्रमशः नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक जो होता है एंथेरोजोइड्स बनता है और मादा युग्मक जो होता है एक्स, उनका फॉर्मेशन होता है। टेरिडोफाइटस जो होते हैं सुनिश्चित पीढ़ी में एकांतरण पाया जाता है, इनमें एकांतरण पाया जाता है। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण देखेंगे तो टेरिडोफाइटा को 4 समूहों में अर्थात वर्गों में बांटा गया है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्विसिटोप्सिया या स्फेनोप्सिडा या सिलिकोसिडा या टेरोसिडा। ठीक है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है साइलोसिडा, फिर दूसरा है लाइकोप्सिडा, फिर तीसरा है स्फेनोप्सिडा और चौथा है टेरोसिडा। ठीक है, आगे देखते हैं साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा जो होता है वो पादप का जो होता है वो पत्ती रहित होता है, पत्ती या जड़ रहित होते हैं। इनमें पत्ती या फिर जड़ों का अभाव होता है। जल अवशोषण मूलाभास के द्वारा होता है, मतलब जो जड़ होता है ना, उनमें प्राथमिक जड़ों का क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अल्पकाल के लिए होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका जल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, मूलाभास के द्वारा होता है। बीजाणुधानी जो होते हैं वो तने के शीर्ष पर या सल्कीय जो पत्ती होते हैं उसमें बीजाणु वृंत के अक्ष पर क्या होता है, बीजाणु वृंत के रूप में संयुक्त रूप में दिखाई देते हैं। पौधे जो होते हैं वो होमोस्पोर्स होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। जो मतलब जो पौधे होते हैं वो समबीजाणुक होते हैं। इस समूह के जो पौधे होते हैं पहली बार बनने वाले सनवनी पादप माने जाते हैं। मतलब सबसे शुरू सनवनी पादप का विकास या फिर सबसे शुरू सनवनी पादप कहाँ बना था, तो साइलोप्सिडा में बना था, है ना। उसका उदाहरण के लिए देखेंगे राइनिया, साइलोटम, मैसिप्टेरिस आदि।
जो पादपकाय होता है वो सुस्पष्ट जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। मतलब हम लोग उस पादप को देख के बता सकते हैं कि इसमें जड़ भी होता है, तना होता है, पत्तियां होती है। सभी जो अंग होते हैं वो संवहन युक्त होते हैं। इनका रंभोप्रोटोस्टिलिक जो होता है, इनका जो संवहन ऊतक जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो रंभोप्रोटोस्टिलिक प्रकार का होता है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टेलिक प्रकार का होता है। पत्तियां जो होती है पतली तथा छोटी होती हैं। ये जो 5 उदाहरण थे, 5 जो कैरेक्टर्स बताए गए, पहला क्या, पादपकाय जो होता है वो पत्ती रहित होता है ना, पत्ती रहित या जड़ रहित होता है। जो जल का अवशोषण होता है वो मूलाभास के द्वारा होता है। फिर जो बीजाणुधानी होते हैं वो तने के शीर्ष पर या पत्ती के अक्ष पर, सल्कीय पत्ती के अक्ष पर होता है, ये संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से। जो पौधे होते हैं वो समबीजाणुक होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। इस समूह के जो पौधे होते हैं वो पहली बार बनने वाले संवहनी पादप के रूप में माने जाते हैं। तो उदाहरण क्या होता है इसका, कौन कौन से पौधे हैं, राइनिया, साइलोटम और मैसिप्टेरिस। फिर है दूसरा लाइकोप्सिडा, ठीक है। लाइकोप्सिडा के कैरेक्टर्स देखते हैं। पादपकाय जो होता है वो सुस्पष्ट होता है, मतलब जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं। उनके अंग जो होते हैं, उसके बाद क्या है, सभी जो अंग होते हैं वो संवहन ऊतक युक्त होते हैं, संवहनीय ऊतक युक्त होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होने का इसका क्या होता है, प्रोटोप्लास्टिक प्रकार का होता है, प्रोटोस्टिलिक होता है। रंभोप्रोटोस्टिलिक, रंभ जो होता है वो प्रोटोस्टिलिक होता है। पत्तियां जो होती है पतली तथा छोटी होती हैं। बीजाणु जो होते हैं विशिष्ट पत्तियों के अक्ष में बनने वाले बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। जो बीजाणु होते हैं ना वो कहाँ पे बनते हैं, बीजाणुधानियां पे बनते हैं। तो बीजाणुधानियां कहाँ पे स्थित होती है, पत्तियों के अक्ष पर होती है ना। ऐसे पत्तियों को क्या बोलते हैं, बीजाणु पर्ण बोलते हैं। प्रायः जो बीजाणु पर्ण होता है वो शीर्ष हिस्सों में, मतलब पत्तियां जो होती हैं उसके शीर्ष हिस्सों में स्थित होता है। इस समूह में क्या होता है, जो समबीजाणु प्रकार के बीजाणु होते हैं। उदाहरण है लाइकोपोडियम तथा विषम बीजाणुक में है सिलेजिनेला। 2 प्रकार के होते हैं इसमें जो बीजाणु होते हैं, समबीजाणुक भी होते हैं। तो समबीजाणुक में देखेंगे हम लोग होमोस्पोरस है ना, उसको क्या है उदाहरण उसका लाइकोपोडियम, और विषम बीजाणुक प्रकार का बीजाणु होता है जिसको बोलेंगे सिलेजिनेलिया। फिर है इक्कीसिटोप्सिडा या सिफ्नोसिडा, तीसरा है, ठीक है। तो पादपकाय जो होता है वो जड़, तना, इसका जो आपका है टेरिडोफाइटा का 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन हम लोग टेरिडोफाइटा का जो लक्षण पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो पादपकाय होता है वो 4 भागों में, मतलब सुस्पष्ट भागों में विभाजित होता है। तो इसका जो पादपकाय है जड़, तना, पत्ती में विभाजित है। लेकिन जो पत्तियां जो होती है वो सल्पपत्रों की भांति होती हैं, ठीक है। सल्पपत्र जो होते हैं ऐसे मुड़े मुड़े उस प्रकार की होती हैं। जो तने होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, है ना। संधि युक्त का मतलब क्या होता है, उनमें गांठ या फिर जोड़ पाया जाता है। तथा इनके जो पर्व क्षेत्र होती है उनमें लंबी खांची होती है, इस प्रकार की लंबी खांची होगी। कहाँ पे, जो पर्व क्षेत्र होता है वहां पे, ठीक है। तथा लंबे कंठ रिड्ज पाए जाते हैं। तने पर सिलिका का जमाव होता है। जो तना होता है जहाँ पे गांठें पाई जाती है, मतलब संधि होता है जहाँ पे, वहां पे किसका जमाव होता है, सिलिका का जमाव होता है। समबीजाणुक अवस्था का होना, इसमें जो बीजाणु होता है वो समबीजाणुक होता है। बीजाणु पर्ण या शीर्ष क्षेत्र में चपटा होना तथा उसके निचले हिस्से में स्पोरेंजिया का जुड़ा होना। जो बीजाणु पर्ण होता है वो क्या होता है, शीर्ष क्षेत्र में होता है और चपटा होता है। और जो बीजाणुधानियां होती हैं वो नीचे जो उसका निचला सतह जो होता है उसमें स्पोरेंजिया से जुड़ा होता है। रंभ जो होता है, स्टील जो होता है वो किस प्रकार का होता है, साइफोनोस्टिलिक प्रकार का होता है। इस समूह के जो मुख्य लक्षण है ये इतने हैं, ठीक है। उदाहरण है इक्किप्सिटम। फिर आखिरी है आपका 4था नंबर का जो था, पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सिप्लोसिडा पढ़ा था, फिर पढ़ा लाइकोप्सिडा, फिर पढ़ा साइलोप्सिडा पढ़ा था, फिर साइलोप्सिडा के बाद पढ़ा लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के बाद पढ़ा स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा के बाद हम लोग देखेंगे फिलोप्सिडा, ठीक है, फिलिकोप्सिडा। पादपकाय जो होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। लेकिन जो पत्तियां होती है वो किस प्रकार की होती है, बड़ी आमाप की होती हैं। तथा प्रकंदीय
अथवा वायवीय प्रकृति होते हैं। जो तना होता है वो क्या कैसा होता है, वायवीय होता है, प्रकंदीय होता है और वायवीय प्रकार का होता है। जो बीजाणु पर्ण होता है उसकी जो निचली सतह होती है वो वहाँ पे बीच में या किनारे पर स्वतंत्र या समूह के रूप में क्या होती है, बीजाणु धानियां होती है। जो बीजाणु पर्ण कहाँ होता है, जो पत्तियां होती है उसके शीर्ष हिस्से पर होता है, लेकिन उसका जो निचली सतह होता है उस निचली सतह के किनारे पर स्वतंत्र या समूह के रूप में क्या स्थित होती है, बीजाणु धानियां स्थित होती है। संवहन ऊतक जो होते हैं वो जटिल प्रकृति वाले होते हैं तथा जो तना होता है पॉलीस्टिलिक अवस्था में होता है। उदाहरण में कौन कौन से पौधे हैं इसके, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एड्रिएंटम आदि। यहाँ पे देखिए आपको 4 प्रकार के जो टेरिडोफाइटास के सदस्य या फिर टेरिडोफाइटा के जो प्रभाग है उनके बारे में बताया गया है। ये है साइलोप्सिडा का पौधा कैसा दिखता है, फिर है लाइकोप्सिडा, है ना, लाइकोप्सिडा के बाद है आपका स्फिनोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा के पश्चात है आपका फिलिकोप्सिडा। देखो पत्तियां जो है वो बड़े आकार की हो गई हैं। कैरेक्टर्स इनसे मैच कर लेंगे, आपके बुक में आपको पिक्चर दिखाए गए हैं और अगर नहीं दिखाए गए हैं तो यहाँ से आप पिक्चर देख सकते हैं कि कौन कौन सा पौधा होता है वो कैसा दिखाई देता है। टेरिडोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा में क्या क्या समानताएं होती है। हम लोगों ने पहले ब्रायोफाइटा देखा, ब्रायोफाइटा के बाद हम लोग ट्रैकियोफाइटा पढ़े, तो ट्रैकियोफाइटा में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा इसके बीच में क्या समानताएं होती हैं देखते हैं। जो मुख्य पौधा होता है ना, मुख्य पौधा जहाँ से क्या होता है बीजाणु का निर्माण या फिर नए पौधे का जन्म होना होता है, वो क्या होता है उसमें स्पोरोफाइटिक जो होता है बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो प्रभावी होती है। जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में संवहन ऊतक होते हैं, ब्रायोफाइटा के सदस्य में भी था लेकिन वो पूरे तरीके से वृद्धि और विकास नहीं किया था। स्वतंत्र स्पोरोफाइटिक अवस्था होता है, बीजाणुद्भिद अवस्था होता है, स्वतंत्र रूप से सुस्पष्ट पीढ़ियों में क्या होता है, एकांतरण होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बीच में समानताएं, टेरिडोफाइटा के जो डिवीज़न होता है ना, विभिन्न जो विभक्त किए हैं उनको 4 भागों में उतना देखा। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।